आज ने किया था, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज। भारत को खोजने को लेकर या भारत के लिए जलमार्ग की खोज को लेकर, भारत के लिए जलमार्ग की खोज को लेकर, भारत के लिए जलमार्ग की खोज को लेकर सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रयास जो है आपको पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज ने किया, बार्थोलोमियो डियाज ने किया। बार्थोलोमियो डियाज की अगर हम बात करें तो जो बार्थोलोमियो डियाज था यहां पर ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको और दिखाई दे। इसको हटाना पड़ेगा, रुकिए। चलिए आ जाइए यहां पे। चलिए यहां पर कुछ देशों की अब स्थिति हमें जाननी है। पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए ना, सब चीज बताएंगे। इतना अकबका करके विकास कुमार जी कहां जाइएगा। पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़िए। अगर बहुत ज्यादा जानकार है तो चले जाइए, आराम से जो है बैठ करके कुछ काम कीजिए। काहे यहां पर आते हैं, लोगों को डिस्टर्ब करते हैं? बताइए काहे डिस्टर्ब करते हैं? मत डिस्टर्ब कीजिए ना। आगे बताएंगे, सब चीज बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए यहां पर है आपको स्पेन, ये देश है स्पेन, स्पेन है, ये स्पेन है। और यहां पर एक छोटा सा देश है पुर्तगाल, यहां पर एक छोटा सा देश है पुर्तगाल। स्पेन के ही पश्चिमी भाग में यहां पर पुर्तगाल है, स्पेन के ही पश्चिमी भाग में यहां पर क्या है? पुर्तगाल। और ये स्पेन है। और यहां पर है इंडिया, यहां पर है अपना देश इंडिया। इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। चलिए तो हमने आपको यह बात बताया कि जो आपको पुर्तगाल और स्पेन है, पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। पुर्तगाली यात्री था, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। पुर्तगाली यात्री, यहां पर पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में अपने राजा का संरक्षण प्राप्त कर, राजा के संरक्षण में, राजा के संरक्षण में, राजा का संरक्षण प्राप्त कर पुर्तगाल से भारत को खोजने निकला। मानचित्र और दिशा सूचक यंत्र के प्रयोग से वे अटलांटिक महासागर, ये महासागर, ये भाग है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर होते हुए, और ये अफ्रीका महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश,
अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका महादेश के तट का प्रयोग करते हुए, अफ्रीका महादेश के तट का प्रयोग करते हुए ये अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचा, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट पर पहुंचा। बार्थोलोम्यू डियाज यहां से आगे नहीं बढ़ पाया, अफ्रीका महादेश के दक्षिणी तट तक पहुंचा और यहां से वे आगे नहीं बढ़ पाए। और यहां से अगर बार्थोलोम्यू डियाज आगे बढ़ जाते, जलमार्ग का अनुसरण करते हुए भारत पहुंच सकते थे, लेकिन बीच रास्ते में ही हिम्मत हार गए, बीच रास्ते में ही हिम्मत हार गए बार्थोलोम्यू डियाज। और बार्थोलोम्यू डियाज जहां तक पहुंच पाए थे, उन्होंने अपने अंतिम बिंदु को नाम दिया था केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, गुड होप। अब इसको कई नाम, आशा अंतरीप द्वीप, अंतरीप द्वीप और भी कई नामों से जाना जाता है, तो इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। इस प्रकार बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। वे भारत के लिए जलमार्ग को खोजने को निकले, लेकिन वे जलमार्ग को खोज नहीं पाए, वे जलमार्ग को खोज नहीं पाए। इसके बाद आपको स्पेन, पुर्तगाल के यात्री बार्थोलोम्यू डियाज भारत को खोजने में असफल हो गए, मतलब पुर्तगाल असफल हो गया। और जब पुर्तगाल असफल हो गया तो पुर्तगाल की असफलता के बाद स्पेन ने अपने एक साहसिक नाविक को भारत को खोजने निकला, भारत को खोजने को भेजा। स्पेन ने अपने जिस साहसी नाविक को भारत को खोजने को भेजा था, उसका नाम था कोलंबस, उसका नाम था कोलंबस, 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 कोलंबस। यहां पे लगता है काला, कोलंबस। कोलंबस स्पेन से कोलंबस स्पेन से 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। कोलंबस स्पेन से 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। कोलंबस जब भारत को खोजने निकला तो वे अटलांटिक महासागर होते हुए, अटलांटिक महासागर होते हुए जो है वे भारत के जगह अमेरिका पहुंच गया। ये अमेरिका है, भारत के जगह जो है वे अमेरिका पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अमेरिका। भारत के जगह वे अमेरिका पहुंच गए। क्लास, कौन क्लास अनलॉक करवा देंगे? अभय गुप्ता कौन क्लास अनलॉक करवा देंगे? पूछिए हो इससे, कौन क्लास अनलॉक करवा देंगे? चलिए, कोलंबस भारत को खोजने के बजाय अमेरिका की खोज कर डाला। भारत को खोजने की बजाय जो है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाला। और कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया कहा। कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया कहा। नई दुनिया, नई दुनिया, नई दुनिया कहा। कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया कहा। यहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। और ध्यान रहे कि एक
यूरोपीय यात्री था, इटली का रहने वाला था, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिगो वेस्पुस्सी, इटली, इटली का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था, उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुस्सी। अमेरिगो वेस्पुस्सी, वेस्पुस्सी। और जो अमेरिगो वेस्पुस्सी था, इटली का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था, यानी यूरोप का था। कहां का था? यूरोप, यूरोप का था। प्रथम यूरोपीय अमेरिगो वेस्पुस्सी हुआ, जिन्होंने अमेरिका की यात्रा की, जिन्होंने अमेरिका की यात्रा की। वही अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की। अमेरिका की खोज होने के बाद अमेरिका की यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो अमेरिका का नाम जो अमेरिका पड़ा है, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा है। अमेरिका का नाम जो अमेरिका पड़ा है, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर पड़ा है। और अमेरिगो वेस्पुस्सी प्रथम यूरोपीय यात्री था, जिन्होंने अमेरिका की यात्रा की। वहीं अमेरिका की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है, जिन्होंने भारत के जगह अमेरिका की खोज कर डाली, उसे नई दुनिया कह डाला, उसे नई दुनिया कह डाला। सब चीज बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए। नोट में थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, रह गया होगा, ठीक है। समझ गए, थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, रह गया होगा, हम सब चीज सही करवा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए, पुस्सी होगा, पुस्सी होगा, पुच्ची नहीं, पुस्सी होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है, पुस्सी होगा, पुस्सी, 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 पुस्सी होगा। पुस्सी होगा, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज भी असफल हो गया। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज के असफल होने के बाद स्पेन यात्री कोलंबस भी असफल हो गया। इन दोनों की असफलता के बाद जो है, फिर से पुर्तगाल ने अपने एक साहसी नाविक वास्को डी गामा को भारत खोजने की जिम्मेदारी दी। वास्को डी गामा को भारत खोजने की जिम्मेदारी दी। वास्को डी गामा उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वास्को डी गामा उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। और वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत को खोजने निकला। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के लिए एक नए मार्ग या समुद्री मार्ग की खोज करने निकला। वास्को डी गामा ने बार्थोलोमियो डियाज के यात्रा का अनुसरण किया। और वास्को डी गामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा बार्थोलोमियो डियाज की यात्रा के मार्ग का अनुसरण करते हुए सबसे पहले वो केप ऑफ गुड होप पहुंचे। केप ऑफ गुड होप पहुंचे। केप ऑफ गुड होप होते हुए वास्को डी गामा हिंद महासागर में प्रवेश किया। वास्को डी गामा हिंद महासागर में प्रवेश किया। और वास्को डी गामा जब हिंद महासागर में प्रवेश किया तो हिंद महासागर में ही वास्को डी गामा की मुलाकात
एक भारतीय व्यक्ति से हुआ। हिंद महासागर में वास्को डी गामा की मुलाकात भारतीय व्यक्ति से हुआ जिसका नाम था अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद भी आप कह सकते हैं। अब्दुल माजिद आप कहिए, अब्दुल मुनीद कहिए, जो भी कहना है आप कहिए। तो अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद, अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद, अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद। अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद की मुलाकात वास्को डी गामा से हुई। वास्को डी गामा ने उनसे भारत जाने का मार्ग पूछा। कोई भी राहगीर रास्ता में चल रहा हो, अगर जानकारी किसी भी चीज की ना हो तो आप निश्चित तौर पर वहां के आसपास के लोगों से पूछते हैं कि फलना स्थान कहाँ है, चिल्ला स्थान कहाँ है। जैसे आप गांव से पटना आए हैं, आपको पता नहीं है गांधी मैदान कहाँ है, तो पटना में रहने वाले लोगों से आप पूछते हैं गांधी मैदान कहाँ है, तो वो आपको बता देता है कि फलना जगह गांधी मैदान है, आप ऑटो पकड़िएगा, गांधी मैदान पहुंच जाइएगा। तो अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद ने वास्को डी गामा को भारत का मार्ग बताया, भारत का मार्ग बताया। और जो है आपको अब्दुल माजिद की सहायता से वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा। 90 दिन की यात्रा के बाद, 90 दिन की यात्रा के बाद वास्को डी गामा 17 मई 1498 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। और वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत को आप देख सकते हैं, यह भारत है, यह भारत का पूर्वी तट है, पूर्वी तट है, और यह भारत का पश्चिमी तट है, भारत का पश्चिमी तट है। भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत के पश्चिमी तट को मालाबार तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। और भारत के पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट, भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो भारत के पश्चिमी तट मालाबार तट पर पहुंचा। और मालाबार तट, खास तौर पर जो केरल का तट है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट यानी मालाबार तट पर पहुंचा। मालाबार तट पर पहुंचा यानी केरल पहुंचा। मालाबार तट पर पहुंचा है यानी केरल पहुंचा। कहां पहुंचा? केरल, केरल पहुंचा। केरल के जो शासक होते थे उन्हें जेमोरिन कहा जाता था। केरल के शासक, केरल के शासक, जैसे भारत के शासक को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आज के संदर्भ में हम लोग कहते हैं, तो पहले शासक को जो है अलग अलग नाम से जाना जाता था। पहले शासक को अलग अलग नाम से जाना जाता था, समझ गए? पहले शासक को अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो केरल के जो शासक होते थे उन्हें जेमोरिन कहा जाता था। जेमोरिन शासक का नाम नहीं था। जेमोरिन की अगर हम बात करें तो जेमोरिन जो है शासक का नाम नहीं था, बल्कि जो जेमोरिन था वो शासक की उपाधि थी। जो जेमोरिन था वो शासक की उपाधि थी, शासक की उपाधि थी। क्लियर है? शासक की उपाधि थी। जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जेमोरिन ने जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के भारत आगमन पर उसका स्वागत किया, तो इसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया। अरबी मूल के व्यापारियों ने किया, क्योंकि उस समय भारत की व्यापारिक स्थिति को आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उस समय भारत के व्यापार पर
अरबी व्यापारियों का कब्जा था। 1498 ईस्वी की जिस समय की हम बात कर रहे हैं, 1498 ईस्वी जब वास्को डी गामा पहुंचा था, 1498 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, यानी जब वास्को डी गामा पहुंचा था, वास्को डी गामा के पहुंचने के बाद जब केरल के शासक जेमोरिन ने उनका स्वागत किया, तो इसका विरोध हुआ, और इसका विरोध अरबी व्यापारियों ने किया। अरबी व्यापारियों का उस समय भारत के व्यापार पर कब्जा था। अरबी व्यापारियों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उन्हें इस बात का आभास हो गया कि हमारा कंपटीटर आ गया है, हमारा प्रतिद्वंदी आ गया है, हमारा कंपटीटर आ गया है, हमारा प्रतिद्वंदी आ गया है, हमारा प्रतिद्वंदी आ गया है। प्रतिद्वंदी से, कंपटीटर से हर कोई डरता है। लगने लगा कि अब तो हम अरबी व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक संप्रभुत्व भारत से खत्म हो जाएगा। तो अरबी व्यापारियों को डर सताने लगा इन चीजों का। इसलिए अरबी व्यापारियों ने वास्को डी गामा के स्वागत का भारत में विरोध किया। वास्को डी गामा के स्वागत का भारत में विरोध किया। वास्को डी गामा के स्वागत का भारत में विरोध किया। लेकिन फिर भी राजा राजा होते हैं। उस समय राजा का काफी महत्व था। राजा ने स्वागत किया। आप व्यापारी हैं, आपको विरोध करना है, कीजिए। वास्को डी गामा कई दिनों तक भारत में रुके। कई दिनों तक भारत में रुकने के बाद वास्को डी गामा भारत से जब वापस जाने लगे तो कुछ भारतीय वस्तु, कुछ मसाला, विशेष तौर पर मसाला भारत के बाजार से खरीदा। केरल ऐसे भी मसालों के लिए प्रसिद्ध तब भी था, आज भी है। कुछ मसाला खरीदा और फिर वह मसाला लेकर वास्को डी गामा अपने देश पुर्तगाल लौटा। जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस लौटा। और पुर्तगाल जाने के बाद जब उस मसाला को पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया तो उस मसाला को जितना में खरीदा गया था उससे 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। और जब व्यापार मतलब उस वस्तु को बेचने से इतना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ तो पुर्तगाल के व्यापारियों के मन में गया, क्यों ना भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित की जाए और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित की जाए। भारत के भीतर मसालों के व्यापार पर एकाधिकार की स्थापना को लेकर, मसालों के व्यापार पर एकाधिकार की स्थापना को लेकर 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने एक कंपनी स्थापित की जिसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। कंपनी की स्थापना होने के बाद यह तय कर लिया गया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार करेंगे और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करेंगे। मतलब भारत में मसालों का व्यापार सिर्फ हम ही करेंगे, पुर्तगालियों ने अपना उद्देश्य बनाया। और 1498 ईस्वी में ही भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कर रखी थी।
वास्को डी गामा ने जब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दी, अभय गुप्ता क्लास अनलॉक करवा दीजिए। कौन चीज का क्लास ही बोल रहा है? का है इकोनॉमी का क्लास अनलॉक करवा देंगे। ठीक है, आप ऑनलाइन लीजिए, आप पूरा पेमेंट है, ऑफलाइन तो आप दीजिए, हम आपका ऐड करवा देते हैं। क्लास अनलॉक करवा दीजिए। ऐसे थोड़े क्लास अनलॉक हो जाता है जी, सब चीज का एक प्रोसेस होता है, समझे अभय जी। चलिए, डचों का आगमन जो है, आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, आगमन 1605 में हुआ भारत में। ठीक है, चलिए 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होने के बाद पुर्तगालियों ने यह लक्ष्य बनाया कि मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना है, और उसी के उद्देश्य से जो है पुर्तगाली कंपनी का भारत आगमन हो गया। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दी, और जब वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर दी, अब जो पुर्तगाल के अन्य साहसी नाविक थे वो भी भारत आना चाह रहे थे, वे भी भारत आ रहे थे कि कैसा है भारत, क्या मार्ग है। उसी क्रम में एक पुर्तगाली यात्री था, उसका नाम था अल्ब्रेज कैब्राल। अल्ब्रेज कैब्राल, अल्ब्रेज कैब्राल, उसका पूरा नाम आपके नोट में दिया हुआ है, अल्ब्रेज कैब्राल। अल्ब्रेज कैब्राल, अल्ब्रेज कैब्राल काफी कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था, और थोड़ा अहंकारी भी था। अल्ब्रेज कैब्राल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और थोड़ा अहंकारी भी था। अल्ब्रेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो अल्ब्रेज कैब्राल था यह पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगाली यात्री था, यह भी भारत को खोजने निकला, लेकिन अल्ब्रेज कैब्राल ने भारत के जगह ब्राजील की खोज कर डाली। भारत की जगह ब्राजील, ये दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश आपको ब्राजील है, ये आपको ब्राजील है, समझिए ब्राजील है। जो ब्राजील है, ब्राजील की खोज अल्ब्रेज कैब्राल ने कर दी थी। अल्ब्रेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला, लेकिन वे भारत को खोज नहीं पाए, बल्कि भारत की जगह जो है उन्होंने ब्राजील की खोज कर डाली। लेकिन जब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए ही अल्ब्रेज कैब्राल भारत पहुंचे। अल्ब्रेज कैब्राल की अगर हम बात करें तो अल्ब्रेज कैब्राल द्वितीय पुर्तगाली यात्री है, द्वितीय यानी दूसरा, द्वितीय पुर्तगाली यात्री है जिन्होंने भारत की यात्रा की। इन्होंने भारत की यात्रा 1500 ईस्वी में की, 1500 ईस्वी में की। और जब इन्होंने भारत की यात्रा की, जब ये भारत पहुंचे, तो इन्होंने केरल के राजा जेमोरिन से कोई अनुमति नहीं लिया। जेमोरिन के बिना अनुमति के 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज कैब्राल ने कालीकट में एक व्यापारिक कारखाना खोल दिया। कालीकट में एक व्यापारिक कारखाना खोल दिया, लेकिन बिना जेमोरिन के अनुमति के यह कारखाना अल्ब्रेज कैब्राल ने केरल के कालीकट में पहुंचकर खोल दी। जब जेमोरिन को पता चला, तो जेमोरिन ने अब अल्ब्रेज कैब्राल का विरोध किया। जेमोरिन ने अल्ब्रेज कैब्राल का विरोध किया, और जेमोरिन ने अल्ब्रेज कैब्राल का विरोध करते हुए जेमोरिन द्वारा स्थापित केरल की फैक्ट्री, जेमोरिन द्वारा स्थापित कालीकट की कारखाना को बंद करवा दिया गया। कालीकट की कारखाना को जेमोरिन ने बंद करवा दिया।
मतलब इस कारखाना का कोई महत्व ही नहीं रहा, इस कारखाना का कोई महत्व नहीं रहा। कहीं ना कहीं अल्ब्रेज कैब्राल अच्छे बनने के चक्कर में भारत और पुर्तगाल के बीच जो संबंध स्थापित हो रहे थे उस संबंध को खराब कर दिया, उस संबंध को खराब कर दिया, उस संबंध को खराब कर दिया। तत्पश्चात पुर्तगाली राजा को लगा कि वास्को डी गामा ने जेमोरिन के साथ अच्छे से बर्ताव किया, वास्को डी गामा से जेमोरिन भी काफी प्रभावित थे, जिस वजह से पुर्तगाल को यह लगा कि वास्को डी गामा को फिर से भारत भेजा जाना चाहिए ताकि भारत और पुर्तगाल के बीच फिर से संबंध बेहतर हो सके। भारत और पुर्तगाल के बीच फिर से संबंध को बेहतर करने के लिए वास्को डी गामा को दोबारा 1502 ईस्वी में भारत भेजा गया। और ध्यान रहे, भारत के लिए समुद्री मार्ग या जल मार्ग की खोज करने वाले जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा ने 3 दफा भारत की यात्रा की। वास्को डी गामा ने जो है आपको 3 दफा, 3 बार वास्को डी गामा ने 3 दफा या 3 बार, 3 बार भारत की यात्रा की। पहली बार उन्होंने भारत की यात्रा 1498 ईस्वी में की, दूसरी बार उन्होंने 1502 ईस्वी में की और तीसरी बार उन्होंने 1524 ईस्वी में की। तीसरी बार उन्होंने 1524 ईस्वी में की। ये 3 दफा वास्को डी गामा भारत की यात्रा किए। वास्को डी गामा अपनी द्वितीय यात्रा जो 1502 ईस्वी में किया, इस यात्रा के तहत वास्को डी गामा ने पुर्तगाल और भारत के बीच संबंध को बेहतर किया और फिर वास्को डी गामा ने जेमोरिन से अनुमति ली कि उसे भारत में पुर्तगाली कारखाना खोलना है, उसे भारत में पुर्तगाली कारखाना खोलना है। और जेमोरिन ने अनुमति दे भी दी, जेमोरिन ने अनुमति दे भी दी। जेमोरिन ने अनुमति दे भी दी। जेमोरिन के अनुमति के बाद पुर्तगालियों के द्वारा भारत में खोला गया जो प्रथम कारखाना था, पुर्तगालियों के द्वारा जो भारत में खोला गया प्रथम कारखाना था, वह था आपको पुर्तगालियों के द्वारा भारत में खोला गया जो प्रथम कारखाना था वह था 1503 ईस्वी में स्थापित कोचिन का कारखाना। कोचिन, कोचिन पुर्तगालियों ने अपनी पहली कारखाना 1503 में कोचिन में, फिर दूसरी कारखाना 1505 ईस्वी में कुन्नूर में, 1505 ईस्वी में कुन्नूर में खोला, 1505 ईस्वी में कुन्नूर में खोला। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है कारखाना स्थापित कर भारत के साथ मसालों का व्यापार प्रारंभ कर दिया गया, मसालों का व्यापार प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ और पुर्तगालियों ने भारत के साथ कारखाना स्थापित कर व्यापार भी करना प्रारंभ कर दिया। अब यहां पर थोड़ा सा वास्को डी गामा के विषय में और जान लीजिए। वास्को डी गामा जो तीसरी बार भारत 1524 ईस्वी में आए थे, वास्को डी गामा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे। वास्को डी गामा 1524 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे, लेकिन 1524 ईस्वी में जब वे पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आए थे, कुछ ही दिनों के बाद मलेरिया नामक रोग, मलेरिया रोग आप जानते होंगे, मलेरिया नामक रोग के कारण वास्को डी गामा का निधन हो गया। और मलेरिया नामक रोग के कारण जब वास्को डी गामा का निधन हो गया, वास्को डी गामा का निधन हो गया, तो वास्को डी गामा के निधन होने के बाद उन्हें कोचिन में ही दफना दिया गया। उनका कब्र कोचिन में ही है। अब यहां पर आप चीजों को समझिएगा कि जब पुर्तगाली भारत आए, व्यापार करने लगे, तो
उस व्यापार पर नियंत्रण, उस व्यापार पर नियंत्रण रखने को लेकर, उस व्यापार पर नियंत्रण रखने को लेकर, उस व्यापार पर नियंत्रण रखने को लेकर एक पद लाया गया जिसे पुर्तगाली वायसराय का पद कहा जाता है, जिसे पुर्तगाली वायसराय का पद कहा जाता है। पुर्तगाली वायसराय या पुर्तगाली गवर्नर जनरल, पुर्तगाली गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं, पुर्तगाली वायसराय भी कह सकते हैं, दोनों सेम पद है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये नहीं कि कहीं पर हम पुर्तगाली वायसराय शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं पर पुर्तगाली गवर्नर का प्रयोग करेंगे, तो आप ये समझ लीजिएगा दोनों अलग अलग है, नहीं, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। क्लियर है? अब समझिएगा यहां पर पुर्तगाली वायसराय, पुर्तगाली वायसराय, वायसराय, पुर्तगाली वायसराय का पद। अगर हम पुर्तगाली वायसराय के पद की बात करें तो जो पुर्तगाली वायसराय का पद है यह 1505 ईस्वी में आया और यह पद 1961 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। यह पद 1961 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत आने वाली सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली का आगमन हुआ। सबसे पहले जिस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ है वह है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए आखिरकार कंपनी के नाम में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया ही क्यों लगा हुआ है, ईस्ट इंडिया ही क्यों लगा हुआ है, ठीक है, तो इंडिया इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सभी यूरोपीय कंपनियों को भारत के साथ ही व्यापार करना था। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आखिरकार कंपनी के नाम में इंडिया शब्द क्यों आया है? इंडिया शब्द नाम इसलिए आया है क्योंकि उन सभी कंपनियों को भारत के साथ ही व्यापार करना था, उन सभी कंपनियों को भारत के साथ ही व्यापार करना था। दूसरी बात, ईस्ट क्यों लगा हुआ है, अब आपके मन में आएगा, तो ईस्ट भारत, देखिए पूरे संसार को, ठीक है, पूरे संसार को दो भागों में बांटा गया है और पूरे संसार को जो दो भागों में बांटा गया है, एक आपको यहां पर हम बता दें, एक आपको पूरब और एक आपको पश्चिम, ठीक है, पूरे संसार को दो भागों में बांटा गया है, एक आपको पूरब, एक आपको पश्चिम। यहां पर यह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिने जाइएगा तो यह पूरब हो जाएगा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बाएं आइएगा तो यह पश्चिम हो जाएगा, यह आपको पश्चिम हो जाएगा, यह आपको पश्चिम हो जाएगा। भारत यहां है, भारत यहां है, मतलब भारत पूरब में है, भारत पूरब में है, इसलिए सभी यूरोपीय कंपनियों के नाम में ईस्ट शब्द का प्रयोग किया गया। ईस्ट मतलब इंडिया जो वैश्विक स्तर पर पूरब में है, इंडिया यानी भारत जो वैश्विक स्तर पर पूरब में है, उसके साथ व्यापार करना है। पुर्तगाली को व्यापार करना है, उसने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश को व्यापार करना है, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच को व्यापार करना, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी। आशा करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया और सबसे बाद में भारत से गया। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया और सबसे बाद में पुर्तगाली गया, सबसे बाद में पुर्तगाली भारत से गया, भारत से गया, सबसे बाद में पुर्तगाली भारत से गया, सबसे बाद में पुर्तगाली भारत से गया, ठीक है। तो सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, मतलब
क्या हुआ? सबसे अधिक समय तक भारत में रहने वाली जो यूरोपीय कंपनी है, उस यूरोपीय कंपनी का नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे अधिक समय तक भारत में रहने वाली जो यूरोपीय कंपनी है, उस कंपनी का नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा। पुर्तगाली वायसराय का पद 1505 से लेकर 1961 तक। इसमें जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय है फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, और जो 1505 में बने थे, 1505 से लेकर 1509 तक रहे थे। और वही जो अंतिम पुर्तगाली वायसराय है एंटोनियो डी सिल्वा, एंटोनियो डी सिल्वा, एंटोनियो डी सिल्वा 1961 ईस्वी में थे वे। तो ये सब फैक्ट है, इस फैक्ट को आप याद रखना, आपको याद रखना है। इसके बाद आपको अगर हम देखें तो यह बात किसी ने पूछा था अभी क्लास के दौरान ही कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किसने किया, अब नाम नहीं है उसका याद। तो जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय है, और देखिए ध्यान दीजिएगा, जो पुर्तगाली है, ठीक है, जो पुर्तगाली है, पुर्तगालियों को तत्कालीन इतिहासकारों ने समुद्र का स्वामी कहा था, समुद्र का स्वामी, समुद्र का स्वामी कहा था, सागर का स्वामी कहा था, सागर का स्वामी या समुद्र का स्वामी तत्कालीन इतिहासकारों ने पुर्तगालियों को कहा। तत्कालीन इतिहासकारों ने पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी क्यों कहा? तो तत्कालीन इतिहासकारों ने पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी इसलिए कहा, समुद्र का स्वामी इसलिए कहा क्योंकि जो पुर्तगाली थे, क्योंकि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने समुद्र पे कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों ने समुद्र पर कब्जा कर लिया था, मतलब अटलांटिक महासागर पर, हिंद महासागर पर, अरब सागर पर, बंगाल की खाड़ी पर, मतलब जो समुद्री भाग था, समुद्री भाग पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। समुद्री भाग पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया, इसे इसलिए पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी या सागर का स्वामी कहा जाता है। और अगर समुद्री भाग में किसी को व्यापार करना होता था तो उसे लाइसेंस लेना होता था, परमिट लेना होता था, उसे लाइसेंस लेना होता था, परमिट लेना होता था। और पुर्तगाली ने समुद्र पर कब्जा करने को लेकर जिस नीति का अनुसरण किया, जिस नीति का अनुसरण किया, उसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। और ब्लू वाटर पॉलिसी के विषय में अभी क्लास के दौरान ही किसी छात्र ने पूछा था, तो उनका जवाब अब आ गया है। आपको अकबकाने की जरूरत नहीं है, हर चीज का हम जवाब देंगे। आपके परीक्षा को पास करने के लिए जितना भी जरूरत चीज है वो चीज हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप टेंशन फ्री रहे, आपसे ज्यादा आपके विषय में हम सोचते हैं, इतना आप विश्वास रखिए। आपके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं जी, 7 साल 8 साल तक घर नहीं गए हैं, समझ गए। तो आपको जो है फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, जो कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना था, उन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किया और उसके माध्यम से समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिस कारण समुद्र का स्वामी कहलाया। समुद्री क्षेत्र में किसी भी व्यापार करने को लेकर उसे परमिट, लाइसेंस लेना होता था। बिना पुर्तगालियों के लाइसेंस के कोई समुद्री क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता था। इतना प्रभुत्व था, इतना पुर्तगालियों का प्रभुत्व था। दूसरी बात, इस ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत
अल्बुकर्क ने कर दिया, अल्बुकर्क ने कर दिया। तो मतलब अब हम लोगों को देखना है पुर्तगाली वायसराय के विषय में, पुर्तगाली वायसराय के विषय में जो है अब हम लोगों को देखना है। सर आगे ठीक है। अब जो है 12:15 बजे से या 12:30 बजे से जो है आपका इसका क्लास होगा, मतलब जो है बायोलॉजी का क्लास होगा 10 से 12 बैच में ही। देखिए जो क्लास आपका डिस्टर्ब हुआ है, बुधवार को हम क्लास लिए थे, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन क्लास होना चाहिए था, तीनों दिन क्लास डिस्टर्ब हो गया है। तो आज अगर बिट्टू सर क्लास ले लेते हैं तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर सोमवार, 4 दिन हो गया। तो 4 क्लास तो कम से कम 10 से 12 बैच का होता। तो कल 2 क्लास लगवाए, हम अपना भी क्लास लगवाए, बिट्टू सर का भी क्लास लगवाए, 2 क्लास मैनेज, फिर आज तीसरा क्लास हो गया। आज बिट्टू सर क्लास ले लेंगे, आपके क्लास का भरपाई हो जाएगा। लेकिन आज, कल, परसों यानी सरस्वती पूजा तक, सरस्वती पूजा 25 या 26 को है, सरस्वती पूजा तक जो है आपका क्लास ऐसे ही चलेगा 10 से लेकर 2 बजे तक। शुरुआती 2 घंटा मेरा, बाद का 2 घंटा बिट्टू सर का होगा। तो आगे बिट्टू सर का क्लास अभी 15 मिनट बाद आपका 10 से 15 मिनट बाद जो है बिट्टू सर का क्लास प्रारंभ हो जाएगा। 12:06 हो रहा है। 12:15 से या 12:20 से या 12:30 बजे, 12:15 से 12:30 के बीच में आपका क्लास बिट्टू सर का शुरू हो जाएगा। और बहुत जल्दी 2 से 3 क्लास में आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, फिर अगले सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो आपके क्लास की हम भरपाई करने में लगे हुए हैं, भरपाई करेंगे। फिर अन्य बैच के, हर बैच के छात्र का क्लास जो डिस्टर्ब हुआ है, सभी के क्लास की भरपाई जो है हम लोग करेंगे। तो अब एक बार क्लास को प्रिसाइज कर लेते हैं, मतलब संक्षेपित कर लेते हैं। जितना भी बात हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी तो बता दिए, ब्लू वाटर पॉलिसी तो बता दिए हैं। मतलब एक तो पहली बात यह है कि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने शुरू किया, इसका अंत अल्बुकर्क ने किया। दूसरी बात, समुद्री भाग पर कब्जा करने के लिए, समुद्री भाग पर कब्जा करने के लिए जो नीति अपनाई पुर्तगाली, उसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। यह तो अभी तुरंत क्लियर किए। कल के क्लास में लॉक लगा हुआ था, तो फिर उसका जो है हम तो ये भी कर दिए थे, वीडियो तो अपलोड कर दिए, वीडियो तो फ्री कर दिए हैं, वीडियो अपलोड करवा दिए, वीडियो फ्री करवा दिए हैं। और बिट्टू सर का क्लास अभी शुरू हो जाएगा। सर आ गए, ठीक है। बिट्टू सर का क्लास 10 मिनट में शुरू हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। अब जो है एक बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मिनट में आइए चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सिलेबस तो बता दिए थे, अब सिलेबस के बाद चीजों को याद करते हैं। एक बार देख लीजिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? तो भारत के वस्तु की मांग, भारत के वस्तु की मांग यूरोप के बाजार में बहुत अधिक थी, इसलिए हुआ। दूसरा प्रश्न, यूरोपीय भारत के लिए जलमार्ग की खोज क्यों की? क्योंकि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया 1453 ईस्वी में, या कुस्तुनतुनिया के ऊपर अरबी मुसलमानों का कब्जा हो गया, जिस वजह से यूरोपीय को भारत के लिए नए जलमार्ग की खोज करना पड़ा। भौगोलिक खोज में किस 2 देश ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? तो पुर्तगाल और स्पेन ने अदा किया। पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और ईरान की रानी इसाबेल, इन दोनों ने भौगोलिक खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिशा सूचक यंत्र और मानचित्र जो है भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। भारत के लिए जलमार्ग की खोज करने का सर्वप्रथम प्रयास पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। देखिए यहां पर, जहां पर प्रथम होना चाहिए वहां पर द्वितीय हो गया है, जहां पर द्वितीय होना चाहिए वहां पर प्रथम हो गया है। नोट अगर आपके पास है तो थोड़ा सा यहां पर आप लोग नोट पलटिएगा, तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर नोट पलटिएगा, थोड़ा सा नोट पलटिएगा आप लोग, थोड़ा सा नोट पलटिएगा आप लोग। नोट में थोड़ा सा गलती है, उसको सुधार लीजिए। तो नोट में भारत में पुर्तगालियों के आगमन में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में इस यात्रा क्रम का प्रथम यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस था। प्रथम को काटकर दूसरा कर लीजिए। इस यात्रा क्रम का
प्रथम यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो 1492 में भारत पहुंचने के बजाय अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। इसी में इस यात्रा क्रम का प्रथम के जगह द्वितीय कर लीजिए, प्रथम के जगह द्वितीय कीजिए, प्रथम के जगह द्वितीय कीजिए, ठीक है, प्रथम के जगह द्वितीय कीजिए। हम क्या सुधार करवा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं हमारी बातों को? प्रथम के जगह द्वितीय कीजिए, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट में है दूसरा प्रयास 1487 में पुर्तगाल के यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, तो दूसरा के जगह प्रथम कीजिए। प्रथम प्रयास 1487 में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। प्रथम प्रयास 1487 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। प्रथम प्रयास 1487 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। आप लोग सुधार लिए हैं? हम क्या बोल रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप हमारी बातों को? हाँ, चलिए ठीक है, सही कर लिए हैं ना? हाँ चलिए, सही कर लिए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। आगे आ जाइएगा आप। तो आपको जो है यहां पर आ जाइएगा आप। केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता कौन है? बार्थोलोमियो डियाज। कहां का रहने वाला है? पुर्तगाल का रहने वाला है। कब किया है? 1487 ईस्वी में, ठीक है। अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ने की है। कोलंबस ने की है, कब की है? 1492 ईस्वी में। अमेरिका को उन्होंने क्या कहा है? नई दुनिया कहा है। अमेरिका का नाम किस यात्री के नाम पर पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा है। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा है। अमेरिका की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अमेरिगो वेस्पुसी। अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है। फिर आपको भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। भारत पहुंचने में किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने मदद किया था? अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद ने। अब्दुल मुनीद या अब्दुल माजिद ने। कितना दिन की यात्रा के बाद भारत पहुंचा था? 90 दिन की यात्रा के बाद। कहां पहुंचा? मालाबार तट पर पहुंचा। किस राज्य में पहुंचा? केरल में पहुंचा। केरल में पहुंचा 17 मई 1498 को। जेमोरिन ने उनका स्वागत किया। जेमोरिन ने जो वास्को डिगामा का स्वागत किया, इसका विरोध किसने किया? तो इसका विरोध जो है आपको अरबी व्यापारियों ने किया। किसने किया? अरबी व्यापारियों ने किया। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग के खोजकर्ता कौन हुए? वास्को डिगामा हुए। कौन हुए? वास्को डिगामा हुए। वास्को डिगामा हुए। इसके बाद जो है आपको द्वितीय पुर्तगाली यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की है, अल्बरेज कैब्राल। अल्बरेज कैब्राल ने भारत की यात्रा कब की है? 1500 ईस्वी में। इन्होंने कहां कोठी खोली थी? कालीकट में कोठी खोली थी, कालीकट में। लेकिन जेमोरिन ने इसे बंद करवा दिया। इस कोठी का कोई महत्व नहीं है। वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया? 3 बार। 1498, 1502, 1524। 1524 ईस्वी में किस रोग के कारण निधन हो गया? मलेरिया नामक रोग के कारण निधन हो गया। प्रथम पुर्तगाली कारखाना कब और कहां खुला? 1503 में कोचीन में खुला। द्वितीय कारखाना 1505 में कुन्नूर में खुला। 1505 में पुर्तगाली वायसराय का पद आया। इस पद पर अल्मीरा बैठे और यह पद 1961 ईस्वी तक रहा। एंटोनियो बैठे थे, समझ गए। सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे बाद में कौन गया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात सबसे लंबे समय तक भारत में कौन रहा है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है? पुर्तगाली को कहा जाता है। समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है? पुर्तगाली को कहा जाता है। पुर्तगाली को कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किसने किया? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत किसने किया? अल्बुकर्क ने किया। किसने किया? अल्बुकर्क ने किया। समझ गए? चलिए ठीक है। तो कल भी आपका क्लास इसी प्रकार से है। कल भी पहले मेरा क्लास है सुबह 10 से 12, फिर 12 बजे से बिट्टू सर का क्लास होगा। यानी सरस्वती पूजा तक आपका बैच ऐसे ही 10 से 12 मेरा, फिर 12 से 2 बिट्टू सर का। समझ गए? तो ऐसे ही चलेगा ताकि आपकी क्लास की भरपाई की जा सके। धन्यवाद। 12:30, अब तो 12:15 बज गया है। 12:30 बजे से जो है बिट्टू सर का क्लास होगा। 15 मिनट का गैप है, आप अपना नाश्ता चाय पानी कर लीजिए, मोबाइल पर ही बने रहिए। 12:30 बजे से एकदम राइट टाइम क्लास शुरू हो जाएगा, तो आप अपना क्लास कीजिएगा, ठीक है। फिर हम कल मिलते हैं सुबह 10 बजे। धन्यवाद सभी लोगों का। और नोट जो लोग नहीं निकाले हैं, नोट निकाल लीजिएगा। एप्लीकेशन पर भी डलवा दिए हैं और जो है एप्लीकेशन पर फ्री कर दीजिए इस नोट को, ठीक है। हाँ, वीडियो के साथ फ्री कर दीजिए इस नोट को। वीडियो के साथ एप्लीकेशन पर भी इस नोट को फ्री कर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम पर तो हम डाल ही दिए हैं, टेलीग्राम पे भी डाल दिए हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। 17 मई होगा, जो हम बोले हैं ऑथेंटिक सोर्स से बोले हैं। ऑफलाइन जल्दी होगा, बहुत जल्दी। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का।
ठीक है रितेश जी, प्रयास यही रहेगा। क्लास की भरपाई हर सूरत में हम करेंगे, पढ़ना और पढ़ाना ही मेरा काम है। धन्यवाद। नोट्स का आंसर भी दे दिए हैं, आंसर है पीछे में, आप देखिएगा ना, आंसर भी दे दिए हैं। क्वेश्चन हम करवाएंगे भी नहीं, आंसर भी दे दिए हैं, आंसर आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।